एवरीवन। आज की क्लास में हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन्स होते हैं और प्रत्येक मनुष्य को न्यूरॉन्स जन्म से ही करीब करीब 100 करोड़ दिए जाते हैं। न्यूरॉन्स में कोई डिवाइडेशन नहीं होता है और ना ही इनमें कैंसर की बीमारी होती है। बुढ़ापे तक न्यूरॉन्स धीरे धीरे ये कुछ कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे सूचनाओं को हमारी बॉडी तक ले जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। 3 तरह से हम इसका वर्गीकरण करेंगे, CNS, PNS, ANS। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्नैप्स के बारे में और ब्रेन के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेडुला ओब्लांगेटा है, सेरेबेलम है और हाइपोथैलेमस है। इनके बारे में पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। न्यूरॉन्स की संरचना का डायग्राम मैंने पहले से ही बना रखा है, क्योंकि जब क्लास चालू हो जाती है उसमें अगर चीज़ों को हम बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स की सबसे छोटी धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है। ये चारों तरफ होती हैं निकली हुई। ठीक है। ऊपर की तरफ भी है, साइड में भी है, चारों दिशाओं में सब तरफ ये डेंड्राइट्स हैं। और साइटोन है। साइटोन कहते हैं जो केंद्रक है। न्यूरॉन्स में केंद्रक भी होता है। केंद्रक के आसपास जो द्रव होता है और केंद्रक होता है, इससे मिलकर न्यूरॉन की सेल बॉडी बनती है। ठीक है। एक्सॉन। एक्सॉन ये सबसे लंबा धागा होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है। यहाँ से लेके सिनेप्स तक आ रहा है। उसके बाद माइल शीथ है, ये ऊपर लगी हुई है। यहीं से सूचनाएं हैं जो डांस करती हुई आगे बढ़ती हैं, उछलती हुई सूचनाएं आगे जाती हैं। फिर माइल शीथ के बीच में जो ये गैप है, इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये स्नैप्स हैं। नीचे मैंने 4 बना रखी हैं और ज़्यादा भी ये होती हैं। ठीक है। स्नैप्स और इससे नीचे जुड़ा होता है ये दूसरा न्यूरॉन्स। यहाँ से सूचनाएं आगे जाती हैं। ठीक है। ये न्यूरॉन्स की संरचना हो गई और इसके मुख्य भाग हो गए, इनके कुछ काम हो गए। यही है जो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। बॉडी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल। वो भी हमें ध्यान रखनी है। और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। इससे संबंधित सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब तंत्रिका कोशिका के प्रकार, यानी कि न्यूरॉन सेल होती है जो उनके कितने प्रकार हैं? ये 3 तरह की होती हैं। सेंसरी। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये इनका काम होता है हमारे विभिन्न अंगों से सूचनाएं लेके दिमाग तक ले जाना। और दूसरे नंबर पर है मोटार। ये हमारे ब्रेन से सूचनाओं को अंग तक ले जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर है मिक्स। मिक्स न्यूरॉन्स जो ये कोशिकाएं हैं, ये होती हैं सूचनाओं को लेके भी जाती हैं अंग तक और अंग से ब्रेन तक सूचनाओं को वापस लेके जाती हैं। मतलब दोनों काम करती है मिक्स वाली। अब जैसे सेंसरी तंत्रिका कोशिका है, ये जैसे किसी गर्म चीज को टच किया या ठंडी चीज को टच किया, अब इस संदेश को सेंसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये सेंस करके उसको हमारे दिमाग तक ले जाती है और उसे बताती है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है। उसका स्वभाव बताती है दिमाग को। फिर वहां से मोटार
जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो वापस संदेश लेके आती हैं अंग तक कि भाई जो उंगलियां हैं वो गर्म हो रही है, हाथ को हटाया जाए। ठीक है। और मिक्स जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये सूचनाओं को लेके भी जाती हैं और वापस लेके भी आती हैं। इस तरह से तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की हो गई। अब पढ़ेंगे हम मानव का तंत्रिका तंत्र। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हिंदी में बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको फिर वापस 2 भागों में और डिवाइड करा गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है ये दिमाग है, ठीक है, ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये वाला ब्रेन में आता है। और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड, ये 2 हिस्से CNS में आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। फिर PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप चीजों को लिखते भी जाएं, जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते भी जाएं, तभी आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में बोले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको भी हम 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं। 12 जोड़ी ब्रेन नर्वस सिस्टम होती है, यानी कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये इससे 12 जोड़ी नर्व दिमाग से निकलती हैं, ठीक है। वो विभिन्न अंगों तक सूचनाएं लेके जाती हैं और लेके आती हैं। जैसे इनमें कुछ हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, मतलब 12 जोड़ी जो ब्रेन नर्व हैं इनमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल, ट्रोकिलियर और ट्राइजेमिनल, ये जो 12 जोड़ी हैं, मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं, पक्षियों में 10 जोड़ी होती हैं। और ये जो 12 जोड़ी नर्व हैं ये हमारे दिमाग से आसपास के एरिया में ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे ऑल्फैक्टरी है, ये ब्रेन से नाक तक आती है और ये हमें गंध और खुशबू की फीलिंग्स दिलाती है, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी आंखों की क्रियाविधि को नियंत्रण करती है। फेशियल, ये फेस की क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, ठीक है। उसी तरह ये 12 जोड़ी नर्व होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। 12 जोड़ी ब्रेन की हो गई और 12 जोड़ी ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व होती हैं। जैसे एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी जो नर्व होती है हमारी वर्टिब्रा है, ये वाला हिस्सा, इससे जुड़ी होती है यहाँ तक, इस हिस्से को कंट्रोल करती है। और इसी तरह रेडियल नर्वस होती है और मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व इन उंगलियों की क्रियाविधि को कंट्रोल करती है। उसी तरह ये 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं नीचे तक, हाथों में, पैरों में और ये पेट वाले हिस्से में, ठीक है। ये सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं। जैसे कि अब ये है मीडियन नर्व है जो हमारी इन उंगलियों की सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचाती है, ठीक, इस तक पहुंचाती है, कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फिर इसको सूचनाएं मिलती हैं। अब एक है ANS यानी कि ऑटोमोटिव नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होती है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, ये अपने आप स्वतः ही काम करती है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होती है इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनसे ये क्रियाविधि को कंट्रोल करती है। जैसे इसमें इसको 2 भागों में हम कैटेगराइज करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो, ये जैसे आपातकाल के समय में ये चीज़ों को कंट्रोल करती है, यानी कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है एएनएस, फिर चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे कि धड़कन बढ़ जाती है किसी कारण, किसी डर की वजह से, या एग्जाम में जब हम जाते हैं, जब भी कई बार धड़कन बढ़ जाती है, तो एएनएस ही उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। पसीना जैसे निकलता है बॉडी से, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है ये, जिसके कारण अंग की क्रियाविधि बढ़ जाती है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है, ये क्या करती हैं, जैसे सलाइवा मुंह से निकलती है सोते टाइम, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। आंसुओं का नियंत्रण करती है, कब आंसू निकलने चाहिए, कब नहीं निकलने चाहिए। और यूरिन को कंट्रोल करती है, और जैसे धड़कन है, धड़कन को कम करती है। यह एसिटाइकोलिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है, उससे चीज़ों को कंट्रोल करती है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे था सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कैटेगराइज करा था हमने ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम ब्रेन को पढ़ेंगे। इसमें ब्रेन को ये वाला हिस्सा आता है इसमें, ठीक है, ये आगे का हिस्सा पूरा। इसको हम 3 भागों में हम बांटेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जैसे कि अग्र मस्तिष्क है जो, उसमें सेरेब्रल होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। और ये क्या करता है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जितनी भी, उनको कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रल, ठीक है। सेरेब्रल को भी आगे कई मतलब जो कॉर्ड्स होते हैं उनमें बांटा जाता है, और इसमें स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं सेरेब्रल में। इसको हम सेरेब्रल भी बोल सकते हैं और सेरेब्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 52 जो एरियाएं होते हैं, 52 फंक्शनल एरियाओं में सेरेब्रल को बांटा जाता है, और 52 जो लोकेशन होती हैं वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे ब्रोका एरिया है सेरेब्रल में, ब्रोका एरिया बोलने के लिए, जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी का ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो वो बोल नहीं पाता है, तो इसके लिए जो लोकेशंस बताई गई है वो 44 और 45 नंबर के लोकेशंस जिम्मेदार हैं। अब ऑडियोटरी, जैसे किसी आवाज को पहचानने के लिए कि ये किसकी आवाज है, उसके लिए लोकेशन नंबर 22 और 23 जिम्मेदार होती है। अगर किसी की ये लोकेशंस डैमेज हो जाए तो वो आवाज नहीं पहचान पाता है। विजुअलाइज है उसी तरह 17-18 नंबर की लोकेशंस इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये पूरा एक स्फीयर है, उसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं। जैसे राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर बॉडी की लेफ्ट साइड की चीजों पर नियंत्रण करता है, लेफ्ट साइड के अंगों पर नियंत्रण करता है। और जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है, ये बॉडी के राइट साइड के अंगों को नियंत्रण करता है। अगर किसी का राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दिक्कत हो जाए तो उसका लेफ्ट साइड वाला बॉडी का अंग है जो, वो काम करना बंद कर देंगे, या उनमें पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब हम ब्रेन को और अच्छे से देख लेते हैं। ये ब्रेन का डायग्राम है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड ये नीचे की तरफ
मेरुदंड तक जाती है, मेरुदंड में होती हुई जो लंबर 5 तक जाती है। ठीक है। अब इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ये सेरेब्रम आगे की तरफ है। ठीक है। ये पिछला हिस्सा है दिमाग का और ये अगला हिस्सा है। और यहाँ पे ये चीज और रह गई हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये बीच का हिस्सा होता है। ठीक है। मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है मन की इच्छाओं पे कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस यहाँ भी दिखा रखा है। ठीक है। ये मन की इच्छाओं को कंट्रोल करता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ऐसी इच्छाओं पे कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। अब है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये ये है ब्रेन का पीछे का हिस्सा है। ठीक है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें ये लिखा हुआ मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हमारी धड़कन लगातार चल रही है, ठीक है, सांसें चल रही हैं, उन चीजों को ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसके बाद में स्नैप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्नैप्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो माइनर गैप होता है, ये वाला गैप है, इस गैप को स्नैप्स कहते हैं। स्नैप्स में एक पदार्थ भरा होता है, बाकी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जब सूचनाएं जाती हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इसी को स्नैप्स कहते हैं। और इस गैप के बीच में एक द्रव भरा होता है, लिक्विड। उस लिक्विड से होती हुई सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन्स में जाती हैं। ठीक है। और ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। इनमें डेंड्राइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम के चार्जेस। ठीक है। अब जब एक सूचना आगे जाती है तो इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कोई सूचना जा रही है, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह सूचना एक न्यूरॉन्स में आगे बढ़ती है। ठीक है। डांसिंग लाइक मूवमेंट करती हुई आगे बढ़ती है। और जब एक न्यूरॉन के आखिरी में पहुंच जाती है सूचना, फिर दूसरे न्यूरॉन्स में सूचना ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, वैसे गैप होता है इसमें, इस द्रव से आगे दूसरे उसमें न्यूरॉन्स में सूचना चली जाती है। उसी तरह सूचनाएं आगे बढ़ती जाती हैं। अब बुढ़ापे में ये डैमेज हो जाती हैं कई चीजें और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन। ठीक है। ये ब्रेन से जुड़ी हुई, इस न्यूरॉन से जुड़ी हुई बीमारियां ही हैं। अल्जाइमर है जो, वो है भूलने की बीमारी, यानी कि अल्जाइमर की बीमारी जिसे हो जाती है वो चीज़ों को भूलने लगता है, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। अब पार्किंसन है, ये भी एक न्यूरॉन्स से रिलेटेड ही बीमारी है। और मिर्गी है, मिर्गी जब आती है तो कुछ टाइम के लिए दिमाग से कंट्रोल उसका हट जाता है। ठीक है। इस तरह से ये चीजें हमने देख ली हैं और इससे आगे एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा
उसको भी आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।